तो बच्चों, कल हमने सामाजिकरण की विशेषताएं पढ़ी। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है सामाजिकरण के सोपान अर्थात स्तर अर्थात स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, ये क्या है? सीखने की प्रोसेस है और ये जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। व्यक्ति का सामाजिकरण किन किन सोपानों में होता है, अर्थात वे कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से स्तर हैं जिनमें होता है ये, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी बता पाना कठिन है। इसका प्रमुख कारण व्यक्ति तथा सीखने की शक्ति में भिन्नता होता है। भाई कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, तो ये भी हो सकता है। साथ ही पार्सन्स और जॉनसन ने सामाजिकरण की प्रक्रिया के किशोरावस्था तक 4 सोपान बताए थे। वो मैं चारों सोपान आपको एक एक करके बताने का प्रयास करती हूँ। पहला सोपान है आपका, यानी पहली अवस्था है मौखिक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओरल स्टेज। यह शिशु के जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। शिशु जन्म के साथ ही विविध प्रकार की परेशानियों एवं असुविधाओं का सामना करने लगता है। वह रोकर अथवा हाथ पैर चलाकर अपनी इन संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसलिए सामाजिकरण के इस प्रथम सोपान में आवश्यक लक्ष्य मौखिक निर्भरता स्थापित करना है। इस सोपान में शिशु का संबंध परिवार के प्रत्येक सदस्य से नहीं हो पाता है। जॉनसन के अनुसार शिशु माता पर ही अधिक निर्भर करता है। इनके अनुसार इस सोपान में माता एवं शिशु का विलय होता है, अर्थात मदर एंड इन्फेंट आर मर्ज्ड। ठीक है, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बालक महज एक खिलौना होता है, मनोरंजन की वस्तु होता है या संपदा होता है। शिशु की प्रमुख समस्या भूख, प्यास, ठंड, गर्मी इत्यादि का लगना होता है। इसके बाद वह अपनी भूख पर धीरे धीरे कुछ नियंत्रण करना सीख जाता है तथा शिशु माँ के शारीरिक संपर्क का आनंद महसूस करता है। इस अवस्था में शिशु और माता मिले हुए रहते हैं। सामान्यतः यह स्तर 1 या 1.5 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सामाजिकरण का पहला स्तर अर्थात मौखिक स्तर या मौखिक अवस्था कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था है एनल स्टेज अर्थात शौच अवस्था। यह अवस्था प्रत्येक परिवार व समाज में अलग अलग हो सकती है, होती ही है। जॉनसन के अनुसार अमेरिकी मध्यम वर्ग में संभवतः यह प्रथम वर्ष में शुरू हो जाती है और तृतीय वर्ष में समाप्त हो जाती है। भारतीय समाज में इसकी 1.5 या 2 वर्ष की आयु मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु को स्तन्य त्याग एवं शौच प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जो फीडिंग करता है माँ का, उससे वो छुड़ाया जाता है और उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह स्वच्छता से रहे। इस अवस्था में उसे थोड़ा बहुत अनुचित व उचित का भी ज्ञान दिया जाता है। शिशु की देखभाल के साथ उसे प्यार व स्नेह दिया जाता है। इसके साथ ही साथ शिशु भी इसका प्रत्युत्तर प्यार से ही देता है। अगर शिशु उचित कार्य करता है तो उसे स्नेह दिया जाता है और गलत कार्य करता है तो उसे डांटा जाता है। ठीक है, अब शिशु परिवार में
अन्य सदस्यों को भी पहचानने लगता है धीरे धीरे, और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित भी होता है ना। शिशु अपने व्यवहार पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप करने लगता है। जैसा वो देखता है उसी तरह का व्यवहार वो करने लगता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया शिशु की सामाजिकरण की दूसरी अवस्था। कहाँ तक पहुँचे हम। अब तीसरा देखते हैं। तीसरी है आपकी मातृरति अवस्था एवं गुप्तावस्था काल। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑडिपल स्टेज एंड लेटेंसी। जॉनसन के अनुसार अमेरिकी मध्यम वर्ग में यह सोपान प्राय चौथे वर्ष से आरंभ हो जाता है और 12-13 वर्ष की आयु तक चलता है। इस अवस्था में बालक पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है, अर्थात वो परिवार के सभी सदस्यों से परिचित हो जाता है और परिवार की सभी प्रकार की भूमिकाओं से परिचय प्राप्त कर लेता है। इसमें शिशु यौनिक व्यवहार से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होता है, लेकिन यौन भावना का जन्म उसमें आ जाता है। इस अवस्था में बालक से आशा की जाती है कि वह जो व्यवहार करे वो अपने लिंग के अनुसार करे, अर्थात लड़का है तो लड़के के समान करे और लड़की है तो लड़की के समान व्यवहार करे। वैसे पहल बालक अपने लिंग या परिस्थिति के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। ऐसी दशा में उद्वेग तथा ईर्ष्या के भाव का जन्म होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो नियंत्रण करना सीख जाता है। जब वह यह अनुभव कर लेता है कि मैं लिंग विशेष का सदस्य हूँ, अर्थात जब उसको ये लगता है कि मैं लड़का हूँ या उसको ये लगता है कि मैं लड़की हूँ, तो उसकी विपरीत लिंग वाले सदस्यों के प्रति रुचि बढ़ती है। ठीक है। ऑडिपल संकट प्राय 6 वर्ष की आयु तक चलता है और फिर गुप्तावस्था काल आरंभ होता है। गुप्त काल की अवस्था में ही मातृरति या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तथा पितृरति या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जन्म लेते हैं। ये देखिए, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स माता और पुत्र में होएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पिता और पुत्री में होएगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के की उस भावना कहते हैं जिसके अनुसार अपनी माँ से प्यार करता है। वही मैंने आपको बताया था, माँ और पुत्र के बीच है। ठीक है। तो बच्चे में माँ के लिए जो प्यार है उसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़की भी अपने पिता पर एकाधिकार करना चाहती है। वह चाहती है कि उसका पिता केवल उसे ही प्यार करे, न कि उसकी माता से। फ्राइड का कहना है कि इन भावनाओं में का सीख में विशेष महत्व होता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस अवस्था में बच्चे को यौन भेद का कोई अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, अपितु उसके प्रति सहज आकर्षण मात्र होता है। अगर किसी समाज में यौन के बारे में खुलापन पाया जाता है तो बच्चा इस अवस्था में अपने दोस्तों से सेक्सुअल संबंध के बारे में जानने लगता है, यौन के बारे में जानने लगता है। पश्चिमी समाजों के बच्चे इस संबंध में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान रखते हैं बजाय भारतीय समाज के। इस स्तर में बालक प्रत्येक क्रिया को दूसरों के अनुसार करने की चेष्टा करता है। वह यह अनुभव करने लगता है माँ और पिता का स्थान अलग अलग है। उसमें विभेदीकरण की प्रवृत्ति का जन्म होने लगता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया 3 अवस्थाएं। अब एक और अवस्था बचती है, उसे और देख लेते हैं। वह अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस। सामान्यतः किशोरावस्था जो प्राय यौवन का आरंभ माना जाता है, इसको विद्वानों ने संकटकालीन अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता की मांग करता है। परिवार के साथ साथ बालक इस अवस्था में शिक्षण संस्था, खेल कूद के साथ ही पड़ोस, समाज के नए या अपरिचित सदस्यों के संपर्क में भी आता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं तथा उन पर यौन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसके कारण उनमें प्रतिबंध लगाने वाले वयस्क सदस्यों के प्रति उग्र भाव जन्म ले लेता है। इस अवस्था में
बालक को सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों से परिचय करवाकर उन पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है, और ये सब उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी अवस्था में तनाव का बना रहना स्वाभाविक है, क्योंकि उससे जो हम क्रियाएं करा रहे हैं वो उसकी पसंद के अनुकूल नहीं है। इसीलिए इस अवस्था को संक्रांति काल कहा गया है। अगर इस अवस्था में माँ बाप सूझबूझ से कार्य न करें तो बच्चा बिगड़ सकता है, उसका भविष्य खराब हो सकता है। इस अवस्था में सीखने की रुचि जागृत होती है। वह अन्य समूहों से अपने समाज के व्यवहार व ढंग सीखने लगता है, और उसे अनुभव होने लगता है कि उसे किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। वह यह भी जानने लगता है कि अपने समूह की आशा के अनुरूप वो कार्य करेगा तो उसे अवार्ड मिलेगा, नहीं करेगा तो असम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। उसके विचारों में क्रम तथा तर्क आने लगते हैं। इस अवस्था में उसे यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि वह कई बार तनाव महसूस करने लगता है। वह अपनी जीवजन्य अभिप्रेरणा के अनुरूप व्यवहार करने और मनोभावों को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार में कम और अपने दोस्तों से ज़्यादा सीखता है, और इसीलिए कहा गया है कि उसकी संगति पर ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था को सामाजिकरण का अंतिम चरण नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वयस्क होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक सामाजिकरण की प्रक्रिया तो चलती रहती है। इस अवस्था में परिवार है, पड़ोस है, मित्र समूह हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वर्किंग प्लेस हैं, ये सब का योगदान रहता है। वस्तुतः किशोर का मूल व्यक्तित्व इसी अवस्था में निर्मित हो जाता है। इस मूल व्यक्तित्व में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए सामाजिकरण की विभिन्न अवस्थाओं में किशोरावस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया आज स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। और कल हम चर्चा करेंगे सामाजिकरण के साधन क्या हैं, अभिकरण, माध्यम या वे संस्थाएं जिनके थ्रू सामाजिकरण होता है। तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए।